वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 21 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ईयू नेवफॉर एक्सरसाइज के बारे में है। देखिए यहाँ पर ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, नेव का मतलब है नेवल और फॉर का मतलब है फोर्स। मतलब यूरोपियन यूनियन के नेवल फोर्स को आप ईयू नेवफॉर बोल सकते हैं। तो इंडियन नेवी और ईयू नेवफॉर के बीच में अभी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है गल्फ ऑफ एडन में। गल्फ ऑफ एडन के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। ऐसा पहली बार है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस एक साथ आई हैं एक्सरसाइज के लिए। देखिए ईयू की जो नेवल फोर्सेस हैं वो काउंटर पायरेसी मिशन में अक्सर एक्टिव रहती हैं सोमालिया के कोस्ट के आसपास, और इंडियन नेवल फोर्सेस भी इसके लिए काम करती रहती हैं। तो अगर दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो काम डेफिनेटली आसान हो जाएगा। ईयू की सभी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आई हैं। रेदर जो कंट्रीज आई हैं, मतलब जिनके शिप्स इसमें आए हैं, दोज आर इटली, स्पेन और फ्रांस। बाकी इंडिया तो दूसरी ओर था ही। एम बिल्कुल ये है कि दोनों जो ईयू की नेवल फोर्सेस हैं और इंडिया की हैं, ये वार फाइटिंग स्किल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकें, इनकी इंटीग्रेट करने की एबिलिटी बेहतर हो, ताकि हम पूरे रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि दोनों देशों के इससे जो स्किल्स हैं, वॉर फाइटिंग स्किल्स हैं, वो इनहेंस होंगी। जो दोनों नेवीज के शेयर्ड वैल्यूज हैं, हम उनको एक बार फिर से इंश्योर कर पाएंगे कि समंदर में फ्रीडम होनी चाहिए मूवमेंट के लिए। हम ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, उसके लिए भी काम किया जा सकेगा। गल्फ ऑफ एडन की बात करते हैं। इसे गल्फ ऑफ बेरबरा भी कहा जाता है। डीप वाटर गल्फ है। आपको अगर आसपास के रीजन्स देखने हो तो इस गल्फ के नॉर्थ में आपको मिलेगा यमन, जबकि इसके पश्चिम में आपको मिलेगा जिबूती, और सोमालिया मिलेगा आपको इसके साउथ में। नॉर्थ ईस्ट में ये रेड सी से कनेक्ट होता है। यहां पर है रेड सी, इस मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है रेड सी, ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में है। अभी हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के साथ साथ जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्यों बनाई गई है ये कमेटी? वाइडर कंसल्टेशन के लिए। कैसा कंसल्टेशन? कंसल्टेशन इस बारे में कि क्या हमें इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बनाना चाहिए। क्या होता है ये इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड? इसको समझने के पहले आपको समझना होगा मतलब क्या होता है थिएटर कमांड का। मैं आपको बता दूं कि थिएटर कमांड में जो वर्ड थिएटर है, वो एक ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑपरेट करते हैं। इंडिया को कई सारे थिएटर्स में बांटा गया है और हर रीजन में थिएटर कमांड्स वर्क करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि अभी एक ही रीजन में एक से ज्यादा थिएटर कमांड वर्क करते हैं। वो आर्मी के लिए अलग, नेवी के लिए अलग और एयरफोर्स के लिए अलग होते हैं। जैसे सदर्न रीजन में आपको केरला में 2 थिएटर कमांड हेडक्वार्टर दिख रहे हैं। एक सदर्न नेवल कमांड, ये नेवी के लिए है, और दूसरा सदर्न कमांड जो कि एयरफोर्स के लिए है। सिमिलरली आप वेस्टर्न रीजन में आएंगे तो वेस्टर्न कमांड दिखेगा आर्मी के लिए, और वेस्टर्न कमांड आपको एयरफोर्स के लिए भी दिखेगा, और ऐसा ही केस आपको ईस्टर्न रीजन में भी मिलेगा। इसमें दिक्कत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की होती है। एक जगह पर आर्मी और एयरफोर्स दोनों को एक साथ अटैक करना है, लेकिन दोनों के कमांडर अलग अलग हैं। दिक्कत होगी कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने में, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में और प्लान चार्ट आउट करने में। कैसा हो अगर हम ट्राई सर्विस कमांड बनाएं, जहां पर कमांडर एक ही हो और उसके अंडर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही हो। उसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में, अटैक्स को कोऑर्डिनेट करने में या डिफेंस को मैनेज करने में आसानी होगी। बिल्कुल यही प्लान चल रहा है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है। तो क्या इंडिया में अभी तक कोई भी इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए प्रेजेंटली 2 ज्वाइंट कमांड्स हैं, जिनमें से आप एक को इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बोल सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जो 2001 में बनाया गया था, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, एसएफसी, ये 2003 में बना था। इसका काम वैसे इंडिया में जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है। यहां पर तीनों ही सर्विसेज इंटीग्रेटेड तरीके से काम करती हैं। अभी बात चल रही है कि हम इंडिया को अलग अलग हिस्सों में बांटे और उनमें एक ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बनाएं।
जहां पर हम सभी रिसोर्सेज को आसानी से मोबिलाइज कर पाएंगे और पूरी इफिशियंसी के साथ ऑपरेशंस चला पाएंगे। जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर होगा वो किसी एक विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रदर तीनों विंग्स को रिस्पॉन्सिबल होगा। जो सेकत्कर कमेटी है उन्होंने तो 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात की थी, एक नदन चाइना बॉर्डर के लिए, एक वेस्टर्न पाकिस्तान के लिए और तीसरा सदन जो मैरीटाइम रोल परफॉर्म करेगा। हालांकि वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से 8 या 9 थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है। सिग्निफिकेंस बिल्कुल साफ है, रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन आसान होगा। लाइक अगर आपको नेवी एयरफोर्स दोनों को मेंटेन करना है तो दोनों को फाइटर जेट चाहिए, आप दोनों को 4-4 दे रहे हो, अच्छा होगा कि एक ज्वाइंट कमांड हो और उसके पास 6 हो, तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ 6 के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैंग्रोव्स के बारे में है। उड़ीसा की सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि वो मैंग्रोव्स और कशुआरेना जो कि 17 ट्री स्पीसीज का एक जीनस है, कोस्टल बेल्ट में उनके प्लांटेशन को इंक्रीज करेंगे। बात हमें लार्जली मैंग्रोव्स के बारे में करनी है। मैंग्रोव्स दुनिया भर में ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे आपको, मतलब इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। मैंग्रोव्स एक प्रकार की झाड़ियां होती हैं या छोटे पेड़ होते हैं जो कोस्ट पर, समंदर के किनारे, सलाइन या फिर ब्रैकिश वाटर में आपको उगते हुए दिखेंगे। मैंग्रोव्स साल्ट टॉलरेंट पेड़ होते हैं। जो भी पौधे साल्ट के कंटेंट को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। इस लिहाज से आप मैंग्रोव्स को भी हेलोफाइट बोल सकते हैं। ये हार्श कोस्टल कंडीशंस को बेयर कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए ब्रैकिश वाटर में या सलाइन वाटर में रहेंगे तो नमक तो पिएंगे ना, तो नमक को सहने की क्षमता इनके पास होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा नमक ये पी ही लेते हैं। इनकी जड़ों के पास, तनों के पास एक कॉम्प्लेक्स साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ये पानी में से नमक के कंटेंट को छान देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नमक तो इन्हें मिल ही जाता है। फर्दर इनके पास एक कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ये जो साल्ट है उसे आसानी से निकाल भी पाते हैं। देखिए साल्ट को बाहर करने का इनका बड़ा अच्छा सा तरीका होता है। इनके पास ब्लैडर्स होते हैं पत्तियों में, जिनके माध्यम से ये साल्ट कंटेंट को पत्तियों के ऊपरी परत पे जमा करते हैं और फिर पत्तियां खुद को चटका देती हैं और सारा नमक झड़ के गिर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इन पत्तियों के लिए संभव नहीं होता कि वो उस नमक को गिरा सकें, तो वो पत्तियां और ज्यादा नमक को सोखने लगती हैं और जब वो बहुत सारे नमक को सोख लेती हैं तो खुद को गिरा देती हैं। ऐसी पत्तियों को सैक्रिफिशियल लीव्स या बलिदान देने वाली पत्तियां कहा जाता है। इनके पास ब्लाइंड रूट्स होते हैं। चूंकि ये मड में होते हैं, कीचड़ में होते हैं, वहां पर जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए इन्हें उस मड के ऊपर आना होता है और यहां पर इन ब्लाइंड रूट्स का इस्तेमाल करती हैं ये पत्तियां, जिन्हें एरियल रूट भी कहा जाता है। ये एनारोबिक सॉइल में इन्हें सांस लेने में मददगार साबित होते हैं। कुछ ऐसे ये रूट्स पेड़ों की जड़ों में से होते हुए मड के ऊपर आ जाते हैं और फिर ये पेड़ों के रेस्पिरेशन में उनकी मदद करते हैं। फर्दर इनके जो बीज होते हैं उनके पास भी एक विशेष क्वालिटी होती है। देखिए अगर बहुत सलाइन वाटर में इनके बीज गिर जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे, इमर्ज नहीं हो पाएंगे। फर्दर अगर ये मड में गिर गए तो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे बिकॉज कंडीशंस हार्श होती हैं। ये पेड़ अपने बीजों को पेड़ में ही जर्मिनेट करवा देते हैं और जब वो बीज जमीन पर गिरता है तो उसमें ऑलरेडी जड़ होती है, बस उसे जमीन की मिट्टी की जरूरत होती है और उसके बाद वो आसानी से उग आता है। जैसे इस स्थिति में जो उनके फ्रूट्स हैं वो निकलेंगे, उसके बाद उस फ्रूट में ऑलरेडी बीजों में जड़ आ जाएंगे और उसके बाद ये जमीन पर गिरेंगे जर्मिनेट होने के बाद, तो इनके लिए उस हार्श कंडीशन में उगना आसान होता है और इसे कहा जाता है विविपैरिटी। इनके इस नेचर को विविपैरिटी कहा जाता है। मैंग्रोव्स के पास विशेष प्रकार के जड़ भी होते हैं ताकि वो उस हार्श कंडीशन में खुद को मैनेज कर सके। कई तरीके के रूट्स होते हैं जिसमें से एक है प्रॉप रूट्स। जो प्रॉप रूट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। देखिए चूंकि एक रूट जो होगा वो पानी में इनको स्टैंड करने में नहीं मदद कर पाएगा और ये लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें एक से ज्यादा जड़ों की आवश्यकता होती है ताकि ये आसानी से होल्ड कर सके। प्रॉप रूट्स को आप जो कुछ बहुत लंबे तने वाले फसलें होती हैं उनमें भी देख सकते हैं, लाइक ज्वार और बाजरा, वहां पर भी प्रॉप रूट्स होते हैं। क्योंकि फसलें बहुत लंबी होती हैं, केवल एक रूट उनको नहीं संभाल पाएगी, इसलिए एक से अधिक रूट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसे कहा जाता है प्रॉप रूट। और दूसरा होता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में पेड़ की तनों में से कुछ जड़ें निकलकर जमीन पर आ जाती हैं और वो उस पेड़ को सपोर्ट दे देती हैं। जब लहरें इन पेड़ों से टकराती हैं तो ये जड़ें उन्हें सहारा देती हैं। एक अकेली जड़ उन लहरों में इन पेड़ों को नहीं संभाल पाएगी। फर्दर उनके पास एक और रूट होता है, दैट इज एयर रूट। एयर रूट में जो जड़ें होती हैं वो पेड़ों से निकलकर साइड में उसे सपोर्ट देने लगती हैं, ये काफी दूर तक फैल जाती हैं। इन्हें एयर रूट या एरियल रूट कहा जाता है। तो आपने समझा कि विशेष प्रकार की जड़ें मैंग्रोव्स को मदद करती हैं उन्हें खड़े रहने में या फिर
जो हार्श कंडीशंस हैं उन्हें बियर करने में। मैंग्रोव्स इंडिया में कई सारी जगहों पे पाए जाते हैं, लाइक सुंदरबन ग्रूव्स, महानदी मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स गुजरात के, रत्नगिरी मैंग्रोव्स, गोवा, कावेरी डेल्टाइक, अंडमान एंड निकोबार मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कई तरीके से फायदेमंद होते हैं। जहां पर मड होता है, सेडिमेंट होता है, लहरें वहां और सेडिमेंट लेकर आती हैं। मैंग्रोव्स की जड़ें उन सेडिमेंट्स को रोक देती हैं। सेडिमेंट वहां जमा हो जाता है तो थोड़ा वहां पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जहां पर मछलियां ब्रीड कर सकती हैं। ये मॉडरेट लेवल पे जो मानसूनल टाइडल फ्लो होता है उससे जो मिट्टियां बह के चली जाती हैं उसे भी रोक के रखते हैं। तो कोस्टल रीजन में सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। सुनामी, हरिकेन्स या फ्लड्स आते हैं तो वो उसे भी रोकते हैं। ये पेड़ टूटते नहीं हैं, बड़ी बड़ी लहरों को सहने की क्षमता रखते हैं और ये न्यूट्रिएंट की नेचुरल रिसाइकलिंग में भी मददगार साबित होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक एमओयू साइन किया है। वो एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात के लोथल में डेवलप कर रहे हैं। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मार्च 2019 में ही कर दी थी। प्लान ये है कि हम एक बड़ा सा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। कहां पर? जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है लोथल में, वहां पर, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यहां पे इंडिया का जो रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है हम उसे लोगों को दिखाएंगे। जैसे पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में हम कैसे शिप्स बनाते थे, कैसे ट्रेवल करते थे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में, जो पुराने समय में शिप बिल्डिंग का मैकेनिज्म था, जो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते थे, हम उसे डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग तो है, जो सागरमाला प्रोग्राम के तहत इसे इंप्लीमेंट कर रही है। फर्दर इसमें आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी की स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं। पुर्तगाल यहाँ हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि पुर्तगाल अपने यहाँ लिस्बन में जो म्यूजियम है, मैरीटाइम म्यूजियम, उसे काफी लंबे समय से मैनेज कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। तो पुर्तगाल की नेवी ने कहा कि हम आपकी मदद कर देंगे कि इस प्रकार के जो म्यूजियम्स होते हैं उन्हें कैसे उनका रखरखाव किया जाता है, तो वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। लोथल को ही क्यों चुना गया है इस मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए? आपको अंदाजा लग गया होगा अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो, और आपने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको पता होगा कि लोथल वॉज अ साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हुआ करती थी, और ये भारत का एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट डॉकयार्ड भी बताया जाता है। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और यहां पर गुजरात में आपको मिलेगा लोथल, ये है रंगपुर, यहां पर है आहार, ये है सुतकोतड़ा जहां पर घोड़े के रिमेन्स मिले थे, ये है धौलावीरा, ये है देसालपुर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वो दोनों पाकिस्तान में है राइट नाउ। उसी के नीचे चनुद्रो है, यहां पर है सुक्ता जंडोर। सुक्ता जंडोर पाकिस्तान का है और सुतकोतड़ा हमारा है। यहां पर है बनावली, ये है रूपर, ये है कालीबंगा, यहां पर है मेहरगढ़। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो उनमें से एक लोथल है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर हमें एक डॉकयार्ड मिला। यहां पर हमें कई सारे रॉ मटेरियल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स आसानी से मिल गए थे। ऐसी मान्यता है कि वहां पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी हुआ करती थी, जहां से मालाएं बनाई जाती थी, बीड्स तैयार किए जाते थे। हमें एक स्टोर हाउस भी मिला है शहर में, जहां पे हमें कई सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। उस स्टोर हाउस में एक बिल्डिंग मिली है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि वो मनके की माला बनाया करते थे। वहां पे हमें स्टोन के पीसेस मिले हैं, हाफ मेड बीड्स, टूल्स जो बीड मेकिंग करते हैं, या फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। ये एकमात्र पोर्ट टाउन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का हमें मिला है। मान्यता यह है कि यह हड़प्पन कल्चर के बारे में 2400 बीसी से 1600 बीसी के बीच का पूरा टाइम ड्यूरेशन जो था उसके एविडेंसेस हमें देता है। देखिए, इस टॉपिक पे यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन सिंपल था कि कौन सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है। तो चनुदड़ो और कोटदीजी का आपने नाम सुना होगा। देसालपुर भी मैंने आपको मैप में अभी दिखाया था, यहां पे है देसालपुर, धौलावीरा के जस्ट नीचे। तो ये वाला भी हो गया। तो सोहगौरा सही जवाब है, क्योंकि ये एक आईवीसी की सिटी नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जाम्बिया के बारे में है। जाम्बिया न्यूज में आया बिकॉज वहां के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केनेथ कौंदा, जिन्हें पॉपुलरली केके के नाम से पुकारा जाता था, 97 ईयर्स की उम्र पूरी करके इनकी मृत्यु हुई। ये जाम्बिया के पहले प्रेसिडेंट बने, 1964 से 91 तक प्रेसिडेंट रहे। इन्हें अफ्रीका के गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है बिकॉज जाम्बिया की आजादी की लड़ाई में इन्होंने गांधी जी की तरह ही नॉन वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल किया था। खैर, ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जाम्बिया। जाम्बिया एक लैंड लॉक कंट्री है। अगर आप उसके पड़ोसी देशों को देखना चाहें तो देखें, उसके पहले आप देखें लोकेशन। यह है अफ्रीका, और अफ्रीका में यहां पर है जाम्बिया।
जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। आसपास कई सारे पड़ोसी देश हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। 2000 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, ये हैं इसके पड़ोसी देश। यहां पर देखिए कॉन्गो डीआरसी, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, अंगोला, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। कैपिटल लुसाका है और कोमेसा का हेडक्वार्टर भी लुसाका में है, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टाइगाक्टस केरलेंसिस के बारे में है। टार्डिग्रेड की नई प्रजाति है, केरला में मिली है, इसलिए तो नाम रखा गया है केरलेंसिस। वडागरा जगह है वहां पे, वहीं पे मिली है और लेटेस्ट स्पीसीज है जो हमें मिली है टार्डिग्रेड की। जीनस स्टाइगाकस से बिलोंग करती है। 8वीं स्पीसीज है वैसे इस जीनस की। बहुत छोटा साइज होता है टार्डिग्रेड्स का, इतना छोटा कि आप नॉर्मल आंखों से तो डेफिनेटली नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप भी बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज टेक्सोनॉमी में यानी कि क्लासिफिकेशन में इंडियन वाटर्स में पाया जाने वाला पहला मरीन टार्डिग्रेड इसे बताया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो डिस्कवरी है इसे एक स्टडी के दौरान पाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस की जो स्टडी है, जो इकोलॉजी और डाइवर्सिटी के ऊपर चल रही थी केरला के हैबिटेट में, वहां पर हमें इसी स्टडी के दौरान ये मिला। बात टार्डिग्रेड की करें तो बड़े सख्त जीव होते हैं, छोटे होते हैं, हाई इन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी इनको देखने के लिए। इन्हें वाटर बियर्स या मॉस पिगलेट भी कहा जाता है। ऐसे दिखते हैं ये कुछ, इसीलिए इन्हें कई बार वाटर बियर्स, कई बार मॉस पिगलेट ये नाम दे दिया जाता है। ये हार्डिएस्ट एनिमल है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत टफ हैं और ऐसा नहीं है कि इनको देखने के लिए आपको मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा। ये हर जगह होते हैं, आपके घर के पड़ोस में जो नाली होगी ना वहां पर भी होंगे ये, बस आपको देखने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होगा। ये हिमालय की ऊंचाई से लेकर समंदर की गहराई तक मिलेंगे। कितने सख्त होते हैं इस बात का अंदाजा ऐसे लग सकता है कि इन्होंने धरती के 5 मास एक्सटिंक्शन झेले हैं और अभी भी हैं। यू कैन अंडरस्टैंड। ये खुद को बचाने के लिए एक बहुत अजीब सा तरीका अपनाते हैं। जब इन्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन इनके लायक नहीं है कि जिंदा रह सकें, तो ये जो मैकेनिज्म अपनाते हैं उसे कहा जाता है क्रिप्टोबायोसिस। इसमें अपने शरीर की सारी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं और ऐसे पड़ जाते हैं जैसे मर गए हों। मतलब इनकी बॉडी किसी भी प्रकार की किसी एनर्जी को यूज नहीं करती और ऐसे ये 35-36 सालों तक रह सकते हैं। जब इन्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन इनके लायक है तो ये वापस से जाग के अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं। हम इन पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर इनके बारे में हमें अच्छे से पता चल सके और हम कुछ ऐसा इंसानों के साथ भी कर सकें तो फिर क्या बात है। कुछ टार्डिग्रेड की जो प्रजातियां हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर सह सकती हैं, एक्सट्रीम प्रेशर, रेडिएशन और डिहाइड्रेशन ये फेस कर सकते हैं, इसीलिए ये मरते नहीं हैं और बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लैग सत्याग्रह के बारे में है या झंडा सत्याग्रह। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक प्रकार का मूवमेंट था। 1923 में जबलपुर और नागपुर में शुरू हुआ। एज यू नो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसमें किया यह जा रहा था कि जो भी पब्लिक या प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वहां पर हमारे रिवोल्यूशनरीज जाकर झंडा लगा देते थे। अंग्रेज इससे बहुत चिढ़ते थे। जो कैंपेन था इट वॉज अ काइंड ऑफ पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हम तो बस अपना नेशनलिस्ट झंडा बिल्डिंग्स पे फहरा रहे थे। अंग्रेजों ने कई तरीके के कानून बना रखे थे जिसके मुताबिक हम अपने झंडे को नहीं फहरा सकते थे। आउटकम यह निकला तो अंग्रेजों ने कई सारे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, इन सभी लोगों ने रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया अलग अलग रीजन्स में और कई सारे लोग नागपुर आए, बाकी जगहों पर गए जहां पर ये सत्याग्रह चल रहा था। अंग्रेजों को अंत में झुकना पड़ा। उन्होंने पटेल और बाकी के लीडर्स के साथ निगोशिएट किया, उन्हें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आजादी दी गई और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया। स्टेटमेंट्स हैं ट्रू एंड फॉल्स, बताइए। गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी को बाब अल मंदेब स्टेट के माध्यम से जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन से। फ्लैग सत्याग्रह, राइट टू फ्रीडम टू होस्ट नेशनलिस्ट फ्लैग और डिफेंस ऑफ लॉ, इसे एक्सरसाइज किया जा रहा था इस पूरे इनिशिएटिव में, इस पूरे सत्याग्रह में। लोथल साइट हरियाणा में है। इंडिया EU नेवफॉर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है जिसमें EU के सभी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। जवाब कहां देना है आपको पता है और सेशन की PDF आपको मिलेगी ओनली एस के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम में जाके ओनली एस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा और चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा बिकॉज सारे PDFs और डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।